हेलो बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज की। आज बात करेंगे हम लोग इमोशनल फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। यहाँ जो समस्या केंद्रित आपके समायोजी उपाय थे, उसके अतिरिक्त आपके दूसरे उपाय हैं संवेग केंद्रित समायोजी उपाय। यहाँ इमोशंस रिलेटेड जो हैं, इमोशंस के द्वारा हम कैसे अपने तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं, कैसे तनाव से अपना बचाव करते हैं, अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। यहाँ इमोशंस की जो बात है, इसमें स्पेसिफिक देखें तो जो ऐसा उपाय है, ये जो आपका ये समय केंद्रित उपाय जो है, ये एक ऐसा उपाय है जिसमें जो व्यक्ति होता है उसमें समस्या से उत्पन्न जो सामयिक अनुक्रिया है उस पर वो ध्यान केंद्रित करता है। यानी जब भी हम समय केंद्रित समायोजी उपाय की बात करेंगे जिसमें वो अपने आप को कहें तो इमोशंस पे ही फोकस करता है, तो व्यक्ति समस्या से जो उत्पन्न हो रही है उसके अंदर कहें तो इमोशन, उस अनुक्रिया पे वो जो रिस्पांस है उसका इमोशंस रिलेटेड जो रिस्पांस है वो अपना पूरा कंसंट्रेशन उसी पे करता है। व्यक्ति समस्या को परिवर्तित नहीं करता बल्कि वो अपनी चिंता को कम करने का उपाय करता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो उस समस्या को कम करने की कोशिश नहीं करता बल्कि वो अपने एंजाइटी को कम करने की कोशिश करता है। यहाँ दो ही सिचुएशन देखिए होती है स्ट्रेस में। पहली सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ हम प्रॉब्लम को ही कन्वर्ट कर दें। दूसरी सिचुएशन ये होती है जहाँ हम अपने इमोशन को कन्वर्ट कर दें। तो प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे उसके हर पहलू को देखते हुए। ठीक है। इमोशंस के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो पर्सन जो है वो समस्या में परिवर्तन नहीं लाएगा बल्कि अपने चिंतन में परिवर्तन लाएगा, अपने चिंता में परिवर्तन लाएगा, अपने तनाव को मैनेज करने की कोशिश करेगा। यहाँ यानी कहने का अर्थ है कि वो खुद में कहें तो एक तरह से परिवर्तन लाने की कोशिश करता है जिससे कि तनाव कम हो सके। तो जब भी व्यक्ति तनाव कम करने का उपाय करता है तो यहाँ ऐसे उपाय करने का जो यूज़ है वो करता है जहाँ व्यक्ति को ये फील होने लगे कि तनाव उत्पन्न करने वाली समस्या है जो वो काफ़ी गंभीर नहीं है। यहाँ उस समस्या को कहें तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो है वो समस्या को हल्के में लेता है और कोशिश ये करता है कि जो समस्या है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, ऐसे थिंकिंग वो अपने मन पर बना के रखता है। तो यहाँ यहाँ इमोशंस को चेंज कर रहा है पर्सन। यानी प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है वो इस बात को फोकस नहीं कर रहा है, बस वो ये देख रहा है कि जो भी समस्या है इसका सलूशन निकल जाएगा, ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है। तो यहाँ व्यक्ति जो है अपने इमोशंस में स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अपनी थिंकिंग में चेंज लाता है। ठीक है। तो यहाँ अपने थिंकिंग में अपने चिंतन में परिवर्तन कर रहा है, अपनी सोच में परिवर्तन कर रहा है, तो यहाँ तनाव अपने आप कम हो जाता है। लेकिन जहाँ व्यक्ति ये सोचने लगता है कि अरे समस्या तो बहुत बड़ी है, तो यहाँ जो ये लग गया अरे ये समस्या बहुत बड़ी है, तो यहाँ अरे समस्या बड़ी है इसका मतलब कि वो समस्या को काफ़ी कहें तो डीपली देख रहा है और यहाँ उसके चिंतन में परिवर्तन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो समस्या को फोकस करने लगता है। ठीक है। तो वो समस्या के समाधान के लिए तत्पर ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ ये थिंकिंग आ गई कि समस्या बहुत बड़ी है तो वहाँ इमोशंस में अगर चेंजेस नहीं हो तो पर्सन जो है वो कहें तो एक तरह से बीमारी का उसमें खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस जो है वो पर्सन पे हावी होने लगता है। ठीक है। तो यहाँ जब भी हम अगर इमोशन फोकस की बात करेंगे तो यहाँ व्यक्ति जो है उसमें ये महसूस करता है कि तनाव जो है उत्पन्न करने वाली जो परिस्थिति है या समस्या है इतनी गंभीर नहीं है कि उसे बदला ना जा सके। यही व्यक्ति ये सोचना शुरू कर देगा कि समस्या बहुत गंभीर नहीं है, किसे हम बदल नहीं सकते। साथ ही व्यक्ति में जो तनाव की मात्रा है उसमें भी जो कहें परिवर्तन हो रहा है, या बहुत अधिक तनाव की मात्रा उत्पन्न हुई लेकिन समस्या को देखने के बाद अरे ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है, बदला जा सकता है, तो पर्सन लाइकली ले रहा है। तो यहाँ जो स्ट्रेस है वो अपने आप कहें तो कम होने लगता है। ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम समय केंद्रित समायोजी उपाय की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके जो और भी उपाय हैं, जिसमें अगर हम पहली बात करेंगे तो यहाँ बिहेवियरल की बात करेंगे तो जो बिहेवियरल आपकी स्ट्रैटेजीज हैं इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो व्यक्ति होता है उसके सामने जो समस्या है
इसमें व्यक्ति कुछ खास खास तरह के जो व्यवहार हैं उसको करके अपना तनाव जो है दूर करने की कोशिश करता है। यानी व्यक्ति अपने व्यवहारात्मक उपाय के द्वारा जो समस्या व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती है और वो समस्या व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती है, तो तनाव उत्पन्न करने वाली जो परिस्थिति होती है उसमें व्यक्ति एक खास तरह का व्यवहार करता है, ठीक है। और उस तरह जो खास तरह का वो व्यवहार कर रहा है उससे व्यक्ति का तनाव ऑलरेडी कम हो रहा है। अब आप ये ज़रूर पूछेंगे कि ये कैसा व्यवहार है जो व्यक्ति में उत्पन्न होने से, या खास तरह का एक ऐसा व्यवहार है जिसके कारण व्यक्ति में तनाव कम हो रहा है। तो यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हुई, ठीक है, तो उस समस्या से अपना जो ध्यान है वो हटा करके दूसरी जो चीज़ें हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। जैसे शराब पीना शुरू कर देगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा, या पर्सन अगर पहले से कम शराब पी रहा है, जैसे कि पहले थोड़ा बहुत ले रहा था, समस्या सामने आई तो समस्या को दूर हटाने के लिए या समस्या से अपना ध्यान हटाने के लिए वो शराब की मात्रा में वृद्धि कर देगा। यानी अल्कोहलिक पर्सन पहले नहीं था, थोड़ा बहुत ले रहा था, अब क्या है कि अब वो अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, ठीक है। या सिगरेट पहले 1-2 पी रहा था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब 4, 6 या 8 पीना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर वो समस्या जो है उस वहाँ से अपना ध्यान हटाने के लिए वो अल्कोहल का सहारा ले रहा है, ड्रग्स का सहारा ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति का ध्यान है वो समस्या से हटने लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ व्यक्ति का जो कहें स्ट्रेस वो कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन समस्या का समाधान मिल जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है उसमें समस्या का समाधान मिलने की संभावनाएं ही बहुत कम होती हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोस्तों से सामाजिक और सामूहिक समर्थन है वो प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ये समस्या सामने आई तो हम किसी से बात करना शुरू कर दिए, या उसके बारे में जो हमारे दोस्त हैं उसको हम शेयर करना शुरू कर दिए और उसका उपाय ढूंढने की कोशिश करने लगे। या लोगों उसके सामने अपनी समस्या को रख करके हम कहें तो इमोशनली एक तरह से सपोर्ट मांग रहे हैं, यानी सामयिक एक समर्थन व्यक्ति को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमको कोई सिंपैथी दिखा रहा है तो उससे हमको सुकून मिल रहा है। बट यहाँ ध्यान यही देना है हमको कि जब भी हमारी जो कहें तनाव की बात है, स्ट्रेस की बात है, तो समस्या भी जब भी व्यक्ति के सामने आ रही है और तनाव उत्पन्न कर रही है ऐसी समस्याएं, तो ये समस्या व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करेंगी तो ये आपकी सिंपैथी से या आपके अल्कोहल या ड्रग्स लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, बस इतना होता है कि व्यक्ति अपने इन व्यवहारिक जो अनुक्रियाएं हैं इनसे तनाव में कमी कर सकता है। ये जो बिहेवियरल आपके जितने भी कोपिंग हैं, यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को कहें तो सिर्फ तनाव के कहें तो जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो फिज़िकल इफ़ेक्ट है, जो मेंटल इफ़ेक्ट है, उससे बचने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसी व्यक्ति को समस्या का समाधान प्राप्त ही हो जाएगा। इस पर कोहेन और विल्स 1985 ने अपनी स्टडी भी की। उन्होंने अपनी स्टडी के आधार पर ये बताया कि ऐसे लोग जिनके सामाजिक बंधन काफ़ी मजबूत होते हैं, या जो सामाजिक जिनका दायरा काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका सामाजिक बंधन अधिक मजबूत है या उनका दायरा काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो अपने दोस्तों और जो समाज के अन्य लोग हैं उनसे समर्थन अधिक उसको मिलता है। तो जिन व्यक्तियों को अधिक समर्थन मिलता है, या जिनके दोस्तों से अधिक समर्थन मिलता है, या जिनका सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो आपके स्ट्रेस होते हैं वो अपने स्ट्रेस को कहें तो एक तरह से अवॉइड कर सकते हैं, या जो ये प्रॉब्लम है उनकी इसका सलूशन भी उनको मिल जाता है, क्योंकि सामाजिक दायरा चूँकि बड़ा है उनका। तो सामाजिक दायरा जब व्यक्ति का बड़ा होता है तो उस सामाजिक दायरे में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो लोगों से बातचीत भी कर सकता है। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति का तनाव है वो भी कम होता है, साथ ही सामाजिक बंधन जो होते हैं वो और अधिक मजबूत होते हैं, और तनाव कहें तो उसकी इस अनुक्रिया से, लोगों के बीच रहने की अनुक्रिया से तनाव पर से व्यक्ति का जो ध्यान है वो अपने आप हट जाता है। तो ये जो स्थिति होती है इसमें व्यक्ति जो है काफ़ी अपने को कहें तो संतुलित महसूस करने लगता है। तो ऐसे जो व्यवहार होते हैं वो व्यक्ति को तनाव से कहें तो एक तरह से दूर रखते हैं, और तनाव से बहुत अधिक उनको कहें तो जो एबनॉर्मलिटी होती है वो सिचुएशन आने वाली नहीं होती है ऐसे पर्सन में। दूसरी बात अगर हम करें तो जो
कहें तो कॉग्निटिव मेजर्स होते हैं, संज्ञानात्मक जो आपके उपाय हैं, उसकी अगर हम बात करें तो जो यहाँ कॉग्निशन की बात है तो यहाँ जो व्यक्ति होता है इनमें से रिप्रेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। तो यहाँ एक तरह से पर्सन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेता है अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो, क्योंकि यहाँ कॉग्निशन के अंतर्गत वो सारी कहें तो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें व्यक्ति अपनी ईगो की रक्षा करने के लिए एक तरह से तत्पर हो उठता है, और इस तत्परता में वो अपनी कहें तो जो भी डिफेंस मैकेनिज्म की आपके उपाय हैं, जैसे दमन है, शमन है, यौक्तिकीकरण है, प्रतिक्रिया निर्माण है, ये सारी वो क्रियाएं शुरू कर देता है। तो यहाँ इन प्रक्रियाओं से कहने का अर्थ है कि इन सारी प्रक्रियाओं में मूल रूप से अगर कॉग्निशन का वो यूज करता है तो वो अपनी समस्या का समाधान कहें तो आसानी से कर लेता है। तो संज्ञानात्मक उपाय के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो तनावपूर्ण परिस्थिति के अर्थ में एक तरह से परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वो उस तनावपूर्ण परिस्थिति से जो उत्पन्न हुई है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है और उसका पुनर्मूल्यांकन करेगा। तो यहाँ जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन वो मेंटली कर रहा है, उसका मूल्यांकन भी वो ऐसे कर रहा है जहाँ की वास्तविक हो, लेकिन जहाँ व्यक्ति गंभीरता से सोचने पर कहें अगर बल देने लगता है या निष्कर्ष पर पहुँचता है तो समस्या जो है आपकी सचमुच में उतनी गंभीर नहीं है, ये फीलिंग उसको आने लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वास्तविकता को कहें तो एक तरह से डिस्टॉर्ट कर देते हैं, विकृत कर देते हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति है अगर उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या से अगर व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक तनाव की अगर उत्पत्ति हो रही है तो उस परिस्थिति में जो व्यक्ति है वो समस्या को एक तरह से डाइवर्ट कर देता है, यानी जो वास्तविकता है उससे वो हटने लगता है। तो वास्तविकता से हटने पर या वास्तविकता को विकृत कर देने पर हम समस्या के सही रूप को नहीं समझ पाते हैं, और यहाँ कहें तो एक तरह से हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। ऐसी जो संज्ञानात्मक आपके उपाय हैं, इसको फ्रायड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिगमंड फ्रायड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अन्ना फ्रायड की, सिगमंड फ्रायड की बेटी अन्ना फ्रायड की, जिन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे पहले बताने की जो थी वो कोशिश की थी, और उन्होंने ही इस पर स्टडी भी की थी। तो यहाँ अन्ना फ्रायड ने इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा है। डिफेंस मैकेनिज्म का तुरंत व्यक्ति सहारा लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम जो हमारे सामने समस्यात्मक परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को हम डाइवर्ट करते हैं या विकृत करते हैं, और वास्तविकता को विकृत करके उसी रूप में हम उसको देखते हैं। तो वास्तविकता से जब हम हट रहे हैं या उसका विकृत रूप हम कहें तो एक तरह से समस्या है उसको परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तविकता से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो समस्या होती है हमको हल्की समझ में आने लगती है। तनाव तो दूर हो जाता है, लेकिन इससे समस्या का पूर्ण समाधान हमको नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम इस समय यूज कर रहे होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा प्रक्रम। ठीक है, तो यहाँ रक्षा प्रक्रम जो है मूल रूप से अगर हम इसमें बात करें तो ये इनके 7 प्रकार हैं, और 7 प्रकार में स्पेसिफिक अगर बात की जाए दमन की, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते भी हैं, तो यहाँ जो दमन होता है उसमें जो व्यक्ति की तनावपूर्ण समस्या है उससे उत्पन्न जो चिंता होती हैं, जो यादें होती हैं, व्यक्ति उसको चेतन से निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ अगर हम फ्रायड की बात करें तो जो भी हमारे चेतन की इच्छाएं होती हैं वो अचेतन में हम उसको दमित कर रहे हैं। दमन में यही होता है कि हमारी जो अचेतन की इच्छाएं हैं हम उनको दमित कर रहे हैं, अचेतन में चले जा रहे हैं वो अचेतन में। लेकिन ये जो मानसिक रूप से चूँकि कष्टकर हैं तो इसे हम दमन की प्रक्रिया के द्वारा दमित तो कर देते हैं, लेकिन ये जो मानसिक कष्टकर हमारे उद्दीपन है या जो समस्याएं हैं वो बार बार चेतना में हमारे आने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो यहाँ चेतना में आने की कोशिश करती हैं तो मुझे चेतना में आने से रोकने के लिए किसी दूसरी चीज़ों का हम सहारा लेना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रायड। तो यहाँ दमन की प्रक्रिया में कहें तो चूँकि आपकी मानसिक जो रूप से कष्टकर उद्दीपक हैं उन्हें हम दमित कर देते हैं। यहाँ व्यक्ति चिंता उत्पन्न करने वाली जो इच्छाएं होती हैं या यादें होती हैं उनको जानबूझ करके अपनी चेतना से हटाने की कोशिश करता है। ठीक है, और किसी दूसरे तथ्य पर ध्यान देना शुरू कर देता है, यानी एक तरह से इवॉइड करना
क्योंकि हमारी जो चेतन की तनाव है, जो चेतन में हमको मानसिक कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, हम उनको दमित कर रहे हैं। दमित करने के लिए हम अपना ध्यान दूसरे उद्दीपक पर दे रहे हैं। ठीक है, तो दमन में व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो उनसे अवगत होता है, लेकिन वो जब भी अचेतन में दमित करना शुरू कर देता है समस्याओं को या जो कष्टकर उद्दीपन है उसको, तो यहाँ पर उसको ये पता नहीं होता कि हम दमित करके उसको अचेतन में डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है वो मानसिक तौर पे होती है और चेतन स्तर पर नहीं होती। किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि हमें इन उद्दीपकों को दमित करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में जो व्यक्ति है तनाव उत्पन्न करने वाली जो समस्याएं होती हैं या जो इच्छाएं होती हैं या विचार जो होते हैं, ठीक इसके विपरीत अपनी इच्छा में वो परिवर्तन लाता है जिससे कि तनाव कम हो जाए। यानी व्यक्ति के सामने जब भी समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उस परिस्थिति से अपना बचाव करने के लिए प्रतिक्रिया निर्माण शुरू कर देता है। प्रतिक्रिया निर्माण यानी रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति के सामने समस्या होती है उस समस्या के ठीक विपरीत सोचना वो शुरू कर देता है। यानी भ्रष्टाचार से चिंतित और तनावग्रस्त अगर कोई नेता है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण जरूर देगा। तो यहाँ भ्रष्टाचार से चूंकि वो इन्वॉल्व है उसी में और उसकी चिंता भी उसी से बनी हुई है, चिंताग्रस्त वो सिर्फ भ्रष्टाचार से ही है, तो यहाँ पर वो जस्ट उसके अपोजिट भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो लेक्चर देना शुरू करेगा, भाषण वैसे ही देगा। तो यहाँ जब व्यक्ति अपने जो इच्छाएं होती हैं, जो अंतर्द्वंद होते हैं, जो समस्यात्मक परिस्थिति होती है जिसके कारण उसमें चिंता बनी होती है, वो उससे बचने के लिए, मानसिक तौर से उससे बचने के लिए वो उसके ठीक विपरीत व्यवहार करना शुरू कर देता है। हमारी इच्छा कुछ और होती है और हम उसके विपरीत कुछ न कुछ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो उसके हम विपरीत जो हम व्यवहार करते हैं या जो हमारा भाषण होता है या जो हमारे शब्द होते हैं या हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जब उसके विपरीत होना शुरू हो जाती हैं तो यहाँ इससे हम अपने ईगो की रक्षा करते हैं। साथ ही हमारे जो तनाव होते हैं उसमें भी हम कमी महसूस करते हैं, क्योंकि हम जस्ट अपोजिट सोचना शुरू कर दिए। हमारे सामने समस्या बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी है, उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ हम सोचना शुरू कर दिए कि ये समस्या बहुत गंभीर नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, इसको आसानी से सुलझाया जा सकता है, इसका ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या कहें तो बहुत आसानी से सलूशन निकाला जा सकता है और इसी के आधार पे हम अपने छोटे छोटे जो तर्क हैं उसको देना शुरू कर दें। तो इस स्थिति में क्या होता है कि रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन फॉर्मेशन बस यही चीज़ें हैं कि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, जस्ट अपोजिट हमने सोचना शुरू कर दिया। अब हमारे लिए समस्या बहुत बड़ी नहीं रह गई, लेकिन क्या समस्या की गंभीरता समाप्त हो गई? नहीं, यहाँ पर समस्या की गंभीरता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि मैंने क्या किया, अपोजिट सोच करके हमने तनाव में कमी लाने की कोशिश की। तो यहाँ हमने तनाव में कमी लाने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन यहाँ समस्या को कहें तो हमने सुलझाने की कोशिश नहीं की और ना ही समस्या की गंभीरता में कोई इसी प्रकार की कोई कमी आई है। तो इस प्रकार का अगर जो भी पर्सन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यौक्तिकीकरण है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो यौक्तिकीकरण के अंतर्गत वो अपने जो अयुक्ति संगत जो व्यवहार होते हैं उसको तर्क के आधार पर शो करना शुरू कर देता है। यानी जो ऐसे कार्य वो कर रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है जो युक्तिपूर्ण नहीं है या तर्क संगत नहीं है, तो उसे तर्क संगत व्यवहार के रूप में कन्वर्ट करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता है या अपना मानसिक तनाव जो है वो दूर कर लेता है। इस तरह की अगर हम कहें जो आपके यौक्तिकीकरण व्यवहार हैं, वास्तव में इनसे दो उद्देश्यों की व्यक्ति की पूर्ति होती है। पहला उद्देश्य तो व्यक्ति का ये होता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने में असमर्थ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति अपने अगर लक्ष्य में पहुंचने में असमर्थ है तो इस स्थिति में जो व्यक्ति है उसमें जो फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन होती है वो नहीं होने पाती। यानी पर्सन जो है अपने आप को एक तरह से फ्रस्ट्रेशन से बचा लेता है। ये इसका पहला फायदा है, किसका? यौक्तिकीकरण का। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो व्यक्ति जो है जो व्यवहार कर रहा है, यानी व्यक्ति द्वारा जो किया गया व्यवहार है उसके लिए स्वीकार्य अभिप्रेरक की तरह वो कार्य करता है। यानी हमको क्या कैसे करना है और उसे कैसे कन्वर्ट करना है हम उसको सही मान लेते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स है
अगर परीक्षा में नहीं पहुंच पा रहा है तो वो ये तर्क दे सकता है कि जो रूममेट थे उन्होंने ठीक समय नहीं बताया, या मुझे उठाया नहीं, या हम पहुंच नहीं पाए, रास्ते में मुझे कहें तो जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। तो ऐसी चीज़ें वो तर्क देना शुरू कर देगा कि एग्जामिनेशन हॉल में हम सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए कि मुझे मेरे क्लासमेट ने मुझे उठाया नहीं, रास्ते में मुझे कोई साधन नहीं मिला। तो ये जो तर्क है, ये एक तरह से वो अपने तनाव को कम करने के लिए दे रहा है, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि पेपर आपको देना है तो जाहिर सी बात है तो कुछ ना कुछ तो एंजाइटी आपके अंदर होनी चाहिए थी। आप एक्टिव नहीं थे तो आपने अपनी कमी को बाहर निकालने से रोका। तो यहाँ आप अपनी कमी को बाहर निकालने से सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि आपको अपने तनाव को कम करना है। आपको ये नहीं शो करना है कि हमारे अंदर ये कमी थी, तो अपनी कमी को आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको ये पता हो, आपको तो ये पता है कि ये कमी हमारी थी और उसकी वजह से आप में तनाव उत्पन्न भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने अपनी कमी को किसके ऊपर डाल दिया? क्लासमेट ने मुझे उठाया नहीं और वो पार्टनर ने हमको उठाया नहीं, इसलिए हम सो गए और हम एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच पाए, और उठने के बाद हमको साधन नहीं मिला, इसलिए हम रूम एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन क्या इसमें आपकी कोई कमी नहीं थी? कमी थी, क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी अपने एग्जाम से रिलेटेड नहीं थी। तो यहाँ पर्सन जब एक्टिव नहीं होता है तो वो तर्क कोई जो भी उसकी समस्या होती है उसके बारे में तर्क संगत, क्योंकि यहाँ पर व्यवहार जो है उसका अतर्कपूर्ण है, उसमें कोई तर्कता कहें तो युक्ति नहीं है, लेकिन वहाँ ये युक्ति निकाल रहा है, वहाँ पर वो अपना तर्क दे रहा है कि हमारे सामने ये समस्या थी, भले वो समस्या आपकी ऐसी न हो, बस व्यक्ति वहाँ पर अपने तनाव को कम करने के लिए एक तरह से युक्ति पूर्ण जो है या तर्कपूर्ण जो है वो व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ ये हो सकता है कि उसके दोस्त सचमुच में ठीक समय पर उसे न उठाए हों, लेकिन परीक्षा में जाने के लिए जो जवाबदेही है वास्तव में उसके दोस्तों को तो देनी नहीं है, उसको देनी है। तो यहाँ उसे अपने व्यवहार को कम से कम ऐसा रखना चाहिए था जहाँ पर जवाबदेही की जगह पर वो जवाब दे सके। तो यहाँ पर्सन अपने तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और अपने तनाव को कम करने के लिए उसने ऐसा तरीका अपनाया है। ऐसे जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जहाँ पर व्यक्ति अपनी ही कमियों को छिपाता है और अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करता है, ऐसे जो व्यवहार होते हैं उसे कहा गया है आपका यौक्तिकीकरण, यानी युक्ति के द्वारा अपनी समस्याओं को दूसरे के ऊपर डाल देना और अपने ईगो की रक्षा करना। यहाँ पर बस मैं बार बार ईगो की रक्षा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा जो पर्सन है वो हमेशा अपने ईगो की ही रक्षा करता है ताकि वो एबनॉर्मलिटी से दूर रहे। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन की बात करेंगे, प्रक्षेपण की। ठीक है, प्रोजेक्शन में जो है व्यक्ति वो तनाव को दूर करने के लिए अपनी गलतियों को, अपनी असफलताओं को दूसरों को ऊपर आरोपित करेगा। फिर वही चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रोजेक्शन दे रहे हैं, हमारी कमी है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कमी किसी और की थी। यहाँ ये चीज़ें होती हैं और यहाँ व्यक्ति अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर आरोपित करता है। यानी यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है इसमें व्यक्ति अपने आप को दोष मुक्त हमेशा समझेगा, वो ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि इसमें मेरी गलती थी। हमेशा वो यही सोचेगा कि हम दोष मुक्त हैं, हमारे साथ रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके कारण हमको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ व्यक्ति जो है अपने आप को दोष मुक्त समझेगा, जिसमें उसमें शांति और आत्मसंतोष की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब भी हमको लगता है कि हमारी गलती नहीं थी, वो तो सामने वाले की गलती थी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आत्मसंतुष्टि, चैन की नींद आ रही है क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, सामने वाली की गलती थी। लेकिन आपकी गलती नहीं थी, रियलिटी अगर मेजर किया जाए तो आपको ये पता है कि गलती किसकी थी, लेकिन हम लोगों के अंदर यही चीज़ें आपके डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत आती हैं कि हम कभी अपनी कमियों को मेज़र नहीं करते हैं और जान भी जाते हैं तो हम शेयर नहीं करते हैं। तो ना हम मेज़र कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। शेयर करने से इसलिए बच रहे हैं कि ईगो को चोट पहुंचेगी, मेज़र करने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि हमको आत्मसंतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि जहाँ हमको संतुष्टि नहीं होगी तो हम खुद डिस्टर्ब होंगे। तो अपनी तनाव को हम यहाँ पे कम करने के लिए, अपनी परेशानियों को, अपनी एंजाइटी को हटाने के लिए हम हमेशा अपने आप को दोष मुक्त समझते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि सारी गलती किसकी थी, सामने वाले की। तो यहाँ आत्मसंतोष उत्पन्न व्यक्ति के अंदर तभी होगा जब वो प्रोजेक्शन करेगा। प्रोजेक्शन में वो अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोजेक्शन कहें तो एक तरह से आपके यौक्तिकीकरण का ही दूसरा रूप है।
इसमें कहें तो इसका जो महत्व है बस इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि हमारे समाज में अधिक व्यापक और तौर पे अगर कुछ उपयोग हो रहा है तो प्रोजेक्शन ही यूज हो रहा है। जैसे परीक्षा में अगर हमारा नंबर कम आ जाता है तो हम तनाव कम करने के लिए क्या कहते हैं, पेपर बहुत टफ था, या सर ने पढ़ाया अच्छे से नहीं था, या मेरे पास बुक नहीं थी, या जिस दिन पेपर होने वाला था उस दिन गेस्ट आ गए थे, या तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब थी। ये ऑप्शनल है। तो पेपर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, क्या हम कर रहे हैं, अपनी कमी को सर के ऊपर डाल रहे हैं। पेपर बहुत टफ आया, अपनी कमी को पेपर के ऊपर डाल रहे हैं। जिस दिन पेपर था उस दिन गेस्ट आ गए, क्या उसी दिन तैयारी हो रही थी? नहीं, तैयारी तो आप 1 साल से कर रहे थे, लेकिन उसी दिन कह रहे हैं कि गेस्ट आ गए। गलती किसकी थी? गेस्ट की थी। तो यहाँ पे हम अपनी कमी को, प्रिपरेशन हमने एग्जामिनेशन की नहीं की, टीचर के ऊपर डाल रहे हैं। पेपर टफ आ गया, गेस्ट आ गए थे, तो यहाँ पेपर टफ आया, गेस्ट आ गए, या तैयारी नहीं हुई, या हम भी खुद बीमार थे, तो जाहिर सी बात है कि हम बीमार थे, इसमें इसकी एग्जामिनेशन फोबिया, हमारे अंदर एग्ज़ाम को देख करके डर अंदर हो रही है, डर की अनुभूति हो रही है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आत्मसंतोष के लिए प्रोजेक्शन। गलती किसकी है? पेपर की है, वो टफ क्यों था। गलती टीचर की है, टीचर ने ऐसा पढ़ाया क्यों। गलती गेस्ट की है, उसी दिन क्यों आए। गलती तो ऐसी ही हो गई कि हमारी तबीयत खराब हो गई, नहीं पेपर तो हम टॉप कर जाते। तो ये जो पर्सन के अंदर टेंडेंसी है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है पर्सन? डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा ले रहा है, जबकि यहाँ पर गलती स्वयं उसी स्टूडेंट की है जिसने प्रिपेयर नहीं किया पेपर को, लेकिन इस गलती को वो स्वीकार नहीं करेगा, वो प्रोजेक्शन कर रहा है, क्योंकि ये कह करके उसको आत्मसंतोष मिलेगा कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है, इन सब लोगों की गलती है। इस गलती को किसी और के ऊपर जहाँ पर्सन उड़ेल देता है, वहाँ पर उसको आत्मसंतोष प्राप्त हो रहा है, और इस स्थिति में, प्रोजेक्शन की स्थिति में, वो डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा ले रहा है और अपने तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। यानी वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम तो पेपर देने के लिए तैयार थे। तो ये जो सिचुएशन होती है इसे कहा गया है प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अन्ना फ्राइड की। ध्यान दीजिएगा, ये सारी जो भी डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू अन्ना फ्राइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज मीन्स विस्थापन। ये आपका कहें तो एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रक्रम माना गया है। कॉग्निटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो है, इसके माध्यम से जो व्यक्ति है अपना तनाव फाइनली कम करता है। वैसे तो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ही हो गया कि हम अपने जो स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से जब हम करते हैं तो यहाँ पे जो आपके कष्टकर जो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, जो कष्टकर आपके अभिप्रेरक होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, व्यक्ति तनाव को मौलिक वस्तु से कष्टकर जो अभिप्रेरक होते हैं उसकी तरफ कहें तो संघर्षों की उत्पत्ति करता है। उसे एक तरह से असंबद्ध जो वस्तुएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसके प्रति स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ विस्थापन, ये आप लोगों के घर में भी मैक्सिमम होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम वहाँ कुछ बोल नहीं पाते, और अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो कष्टकर हमारे उद्दीपन होते हैं, जो प्रेरक होते हैं, हम दूसरे व्यक्तियों पर अपनी इन कष्टकर उद्दीपकों को, या जो हमारे मानसिक संघर्ष होते हैं, हम दूसरों पर विस्थापित कर देते हैं। इसको बिल्कुल सिंपली आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा होगा, सपोज दैट आपने कुछ 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 किया या कोई क्रिया की, और उससे सपोज दैट मम्मी या पापा में से किसी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आपको डांट दिया। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगा? मम्मी पापा इट मीन्स स्ट्रांग स्टिमुलस, आप वहाँ पे उनका जवाब नहीं दे पा रहे हो। अब आप क्या करेंगे? आपके जो छोटे भाई बहन हैं, पीट दिया उनको। ठीक है, तो यहाँ गुस्सा किस पर था? पेरेंट्स पे। लेकिन उद्दीपक आपके सामने जो था, जिस उद्दीपक से आपको कष्टकर अभिप्रेरकों की उत्पत्ति हुई, जो जिससे आपको स्ट्रेस मिल रहा है, आपने अपने स्ट्रेस को विस्थापित किया, डिस्प्लेसमेंट किया एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे। गुस्सा आपका था पेरेंट्स पे, लेकिन पिटाई किसकी हो रही है? छोटे भाई बहन की। कारण कि यहाँ गुस्सा जिस पर था वो स्टिमुलस स्ट्रांग था, आप वहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो वहाँ पर आपने अपना कंट्रोल किया, लेकिन वो गुस्सा कहाँ विस्थापित हो रहा है? छोटे भाई बहनों पे। ठीक है, तो आपने उन पे विस्थापित करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की। तो अंदर की जो आपके कहें तो स्ट्रेस था,
मुझे डांट पड़ी, मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म में हम यही सोचते हैं कि हम 100% सही हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फीलिंग होती है कि हम 100% सही हैं। तो अपनी जो इच्छाएं होती हैं, जो अपने अंतर्द्वंद होते हैं, इनको हम किसी और पे डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में जहाँ पर वहीं पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे जहाँ पर कि स्टिमुलस हमसे कमज़ोर हो। आप पेरेंट्स को जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन छोटे भाई बहन को मार रहे हैं। जरा अपने बड़े भाई को बहन को मार कर देखना क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टिमुलस फिर वही चीज़ें आ जाएंगी। तो हम हमेशा अपने से कमज़ोर उद्दीपक की तरफ बढ़ते हैं और उसको मारपीट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने गुस्सा का या अपने जो तनाव है या जो कष्टकर उद्दीपन है, हम विस्थापित कर रहे हैं अपने से कमज़ोर उद्दीपक पे। ठीक है, तो यहाँ जो हम विस्थापन कर रहे हैं, विस्थापन से क्या हो रहा है कि एक तरह से प्रतिक्रिया निर्माण कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ विस्थापन की स्थिति से हमारे अंदर का जो तनाव है वो कम होता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर छोटे भाई बहन न हो तो हम क्या करेंगे। तब उस कंडीशन में आप लोग अपना गुस्सा उतारते हैं अपनी तकिया पे, अपने आसपास के जो सामान है उस पे, या किचन में कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे। यानी हम किसी निर्जीव वस्तुओं पर अपना जो क्रोध है या गुस्सा है, हम उसको विस्थापित कर देते हैं। इससे क्या होता है, विस्थापन में आप अपनी एनर्जी लॉस करते हो। लॉस करते हैं जब आप अपनी एनर्जी, तो आपको रिलैक्स फील होता है, और उस रिलैक्सेशन की कंडीशन में आप ये फील करने लगते हो कि हमारी गलती नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो गलती आपकी नहीं, आप 100% राइट हो। तो यहाँ पर वही चीज़ें आ जाती हैं, आपका डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है, उसमें जो व्यक्ति है अपना तनाव उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति एक तरीके से प्रतिक्रिया करके करता है, जो उसे कम खतरनाक या भय उत्पन्न करने वाला दिखता है। तो ये अपनी प्रतिक्रिया हमेशा उसी के प्रति देता है जहाँ पर कि उसे लगता है कि ये उद्दीपक हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है या बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न करने वाला नहीं है। विस्थापन हमेशा वैसे ही जगह पर होता है। नेक्स्ट बात करें हम अस्वीकरण की, डेनियल। ठीक है, तो यहाँ अगर हम डेनियल की बात करें, तो जब भी बाहरी वास्तविकता, इस मीन्स की एक्सटर्नल जो रियलिटी होती है, इतना अधिक कष्टकर या दुखदाई हो जाता है कि जो व्यक्ति है वो उसको सहन नहीं कर पाता। जब ये स्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है वास्तविकता के अस्तित्व को मानने से इनकार करने लगता है, और वास्तविकता के अस्तित्व को मानने से इनकार करके वास्तव में वो अपने तनाव को दूर करने की कोशिश करता है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे कोई घातक बीमारी है और जो बच्चा है उसके माता पिता या अपना तनाव ये सोचकर कम कर लेते हैं कि जो बच्चा है कुछ ऐसी भी घातक बीमारी नहीं हुई है, बल्कि इस बीमारी से वो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर पर्सन जो है कहते एक तरह से स्वीकार नहीं करता है सच्चाई को। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने बहुत ज़्यादा कष्टकर जो उद्दीपक होते हैं, ऐसे उद्दीपक जो इतना अधिक व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं कि वो सहन करने की क्षमता उसके पास अब नहीं है। तो जब सहन करने की स्थिति व्यक्ति में नहीं होती है, जब व्यक्ति में सहन करने की स्थिति नहीं होती है, तो वैसी स्थिति में वो वास्तविकता का जो अस्तित्व है उसको वो मानने से इनकार करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है या ऐसा है ही नहीं, यानी रियलिटी को ही हम एक तरह से हटा रहे हैं दिमाग से कि ये सच्चाई नहीं हो सकती ऐसी, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति का तनाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तनाव करने के लिए व्यक्ति इसका यूज़ ज़रूर कर रहा है, लेकिन इससे उस व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जैसे कि अभी मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा बच्चा शिशु है, और उसके पेरेंट्स को ये पता चला कि कोई ऐसी घातक बीमारी है जिससे कि उसका बच्चा बच नहीं सकता। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने माइंड में ये लाना शुरू कर देंगे कि ऐसा है ही नहीं, यानी ऐसी कोई भी घातक बीमारी हमारे बच्चे को नहीं है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो इस कंडीशन में चूंकि बच्चे की घातक बीमारी का प्रभाव जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स को स्ट्रेसफुल लाएगा, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि पर्सन जो है स्ट्रेसफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेस को बचाने के लिए उसने किसका सहारा लिया, डेनियल का। मैं यहाँ पर वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चे को ऐसी कोई बीमारी हुई है। तो यहाँ पर एक तरह से हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं
कि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, रियलिटी को मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वहाँ पर जो समस्या है हमारे ये फील होने लगती है कि समस्या घातक नहीं है या समस्या बहुत बड़ी नहीं है। तो इस स्थिति में जो तनाव है वो व्यक्ति का काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम तो बौद्धिकीकरण होती है इंटेलेक्चुअलाइजेशन की। बौद्धिकीकरण, यहाँ ये कहें तो एक ऐसा रक्षा प्रक्रम है जिसमें व्यक्ति तनावपूर्ण जो परिस्थिति हुए उसके बारे में एक एब्स्ट्रैक्ट ढंग से सोचता है, यानी अलगाव की स्थिति हो जो उसको विकसित कर लेता है, जिससे व्यक्ति का जो तनाव है वो काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो अपने तनाव को कम करने के लिए उस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में वो रह रहा है, उस परिस्थिति से एक तरह से अपने आप को अलग कर लेता है, यानी जो कहें एक तरह से निर्लिप्तता हो जाती है उसकी, वो उस परिस्थिति से अपने आप को अपने अंदर एक तरह से अलगाव विकसित कर लेता है कि इस परिस्थिति में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व नहीं है। सपोज दैट जैसे कोई डॉक्टर है और अगर वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वहाँ पेशेंट जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में जो पेशेंट है उसको देख करके डॉक्टर के अंदर एक तरह का इमोशन हो सकता है कि जो पेशेंट है वो ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है, मौत के साथ लड़ रहा है, तो यहाँ जो इमोशनल इन्वॉल्वेशन है उसका, उससे पर्सन मीन्स यहाँ मैं डॉक्टर की बात कर रही हूँ, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जहाँ आपका ये डॉक्टर ये सोचना शुरू कर दे कि पर्सन है और इसका हमको ट्रीटमेंट करना है, ज़िंदगी मौत से वो ज़रूर लड़ रहा है, वो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। कारण क्योंकि यहाँ पे जिस डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने के लिए कहा जा रहा है और जिस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दे रहा है, इस कंडीशन में चूंकि इमोशनल इन्वॉल्वेशन उसका नहीं है, तो यहाँ इमोशनली अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रीटमेंट करते समय उसका पूरा जो माइंड है कम्प्लीटली फोकस वो करेगा ट्रीटमेंट पर, तो यहाँ जो पेशेंट है उसके बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डॉक्टर जो है अपने कहें तो उस पेशेंट के साथ जो इमोशनल एडजस्टमेंट है या कहें तो इमोशनल जो लगाव है उसका, अगर वो उससे अलग नहीं हो पा रहा है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने की जो कहें एक तरह से क्षमताएं हैं उसमें कम हो जाएंगी, क्योंकि माइंड उसका डाइवर्ट हो रहा है और दो जगह पे है। पहली तरफ तो उसका एक जगह लगा हुआ है कि पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा, ज़िंदगी मौत से के बीच में लड़ रहा है, जूझ रहा है, तो इसको लेकर के अगर पर्सन जो डॉक्टर है अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो उस कंडीशन में जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो दो जगह दिमाग लगा हुआ है, यानी हम कम्प्लीटली फोकस ट्रीटमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर का कहें तो एक तरह से अपनी बौद्धिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको अपनानी होगी, और यहाँ पर जो डॉक्टर है उसको ये सोचना होगा कि हमारा जो काम है मूल रूप से पेशेंट को ट्रीट करना है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। तो इस स्थिति में जो डॉक्टर है वो अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस करेगा, तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे वो बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन कहें अगर यहाँ पर्सन या डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है पेशेंट के साथ, तो वहाँ पे उसके अंदर जो तनाव है उसकी वृद्धि हो जाएगी, और तनाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पर वो अपने कार्य को कहें तो सुचारू रूप से कर नहीं पाएगा। कहने का अर्थ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम पेशेंट के प्रति अगर सामूहिक रूप से अगर हम इन्वॉल्वमेंट न दिखा करके एक तरह से अलगाव अगर डॉक्टर अपने अंदर विकसित कर ले रहा है, तो इससे जो डॉक्टर है उसका तनाव कम हो जाएगा और रोगी का कहें तो अच्छे ढंग से उपचार हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए जब भी हम सहारा ले रहे हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा ले रहे हैं, और डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेना अच्छी बात भी है। लेकिन बार बार हम जब डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, यानी हम लाइफ में तो हर पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहा है, ये तो सबको पता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, बट इसकी लिमिटेशन है। हम बहुत ज़्यादा जब हम डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेने लगते हैं तो धीरे 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 हम नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसका संतुलित रूप में अगर उपयोग हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तनाव की गंभीरता को कम करने के लिए जो आपके सामयिक जो उपाय दिए गए हैं, ये सामयिक उपाय पूर्ण रूप से आपके डिफेंस मैकेनिज्म से ही रिलेटेड हैं, और स्पेसिफिक अगर कॉग्निटिव उपायों की बात करें, संज्ञानात्मक उपायों की बात करें, तो यहाँ संज्ञानात्मक उपाय के अंतर्गत ही आपके डिफेंस मैकेनिज्म आ रहे हैं। तो चाहे हम बात करें व्यवहारात्मक उपाय की, चाहे संज्ञानात्मक उपाय की, चाहे डिफेंस मैकेनिज्म की, एनीथिंग, यहाँ पर जब भी हम तनाव को कम करने की बात करें तो यहाँ तनाव कम करने के लिए जो सारे उपाय हैं वो अपने उद्देश्य में वास्तव में काफ़ी अधिक सफल भी होते हैं, और इनसे व्यक्ति का जो तनाव है वो काफ़ी कम हो भी जाता है, क्योंकि समाज के अधिकतर जो व्यक्ति हैं उसमें तनाव की जो गंभीरता है ये कहें तो बहुत बुरी तरीके से छाई हुई है।
कह सकते हैं कि आज की डेट में जो तनाव है वो एक तरह से मानसिक बीमारी का कहें तो मूल कारण है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो यहाँ व्यक्ति इनसे बचने के लिए जो सामयिक या दैहिक जो परेशानी उसको झेलनी पड़ी है या जिस परेशानी का वो सामना कर रहा है, इस स्थिति में से बचने के लिए वो अगर डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा ले रहा है या संज्ञानात्मक कोई उपाय अपना रहा है या कोई व्यवहारात्मक कोई उपाय अपना रहा है, तो इससे वो अपने मानसिक और शारीरिक जो कहें तो स्वास्थ्य की रक्षा करने में वो सफल भी है। लेकिन अगर ये जो स्थिति है तो अगर लगातार बनी हुई है तो यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेना भी व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है। वास्तव में मनोवैज्ञानिकों के लिए अगर कहें तो एक तरह की ये चुनौती है कि व्यक्ति को तनाव से एक तरह से बचाया जाए या बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट इस समय ऐसा बना हुआ है जो कहें मॉडर्न न्यू जनरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस ढंग का इन्वायरमेंट बना हुआ है कि व्यक्ति के अंदर तनाव जो है वो काफ़ी गंभीर रूप धारण कर रहा है। ठीक है, और ये व्यक्ति के कहें तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए एक तरह से हानिकारक है।